हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम अपना एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस सेशंस कंटिन्यू करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो पैसेज है जिसमें आरआरआर के विन का जो एक उद्घोष किया गया है, उसके लिए खुशी जाहिर की गई है बाय द ऑथर, वो ऑलरेडी शीतल सोनी द्वारा एक्सप्लेन कर दिया गया है और टेलीग्राम पे अवेलेबल है। अगर आपने पैसेज अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप पहले जाके पैसेज पढ़ लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज एवरी डे इज एन अपॉर्चुनिटी टू बी बेटर। ठीक है, हर दिन आपके लिए एक नया प्रेरणा का स्रोत लेकर आता है, एक नया दिन है। ठीक है, क्योंकि कई सारे होंगे जिनको शायद आज का सूरज नहीं देखने मिला होगा, पर आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इस दिन को और ख़ास बना सके और बेहतर बना सके, अपनी लाइफ को और बेहतर बना सके। ठीक है, तो 24 घंटे हैं आपके पास, उनका फुल यूटिलाइज करिए। ठीक है, ताकि आपकी लाइफ और अच्छी हो सके। तो सबसे पहले बेस क्या है, हुआ क्या है कि आरआरआर फिल्म जो थी इंडियन आर राजा मौली द्वारा बनाई गई। ठीक है, उसमें क्या हुआ है कि उनका जो सॉन्ग है नाटू नाटू, आप सबने बहुत ज़्यादा टिकटॉक मीम्स टिकटॉक देखे होंगे उसके ऊपर, या फिर रील्स देखे होंगे इंस्टाग्राम, तो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड फेमस हो गया ये सॉन्ग। इसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर मिला है। ठीक है, और ऑस्कर में किसी इंडियन फिल्म की, इंडियन प्रोडक्शन फिल्म का ये पहला ऑस्कर था। ठीक है, आप बोलेंगे कि स्लम डॉग मिलियनेयर भी था, उसमें AR रहमान को मिला, बट जो स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म थी वो इंडियन प्रोडक्शन हाउस की फिल्म नहीं थी। ठीक है, वो बनाई किसी फॉरेनर द्वारा गई थी इंडियन सोसाइटी को डिपिक्ट करते हुए। ठीक है, तो ये पहली विन है इंडिया की। इसके अलावा दूसरी हमने विन की है जो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर में हमें प्राइज मिला है। ठीक है, ऑस्कर मिला है, और वो किस फिल्म के लिए मिला है, वो मिला है, डॉक्यूमेंट्री है द एलिफेंट विस्परर्स। ठीक है, ये दो फिल्म्स जो थी नॉमिनेट की गई थी। नॉमिनेशन तो एक और मूवी भी था, फील इट टेल इट लाइक विमेन का भी था एक, लेकिन वो इंडियन प्रोडक्शन फिल्म नहीं थी वो भी। ठीक है, और बहुत वर्ल्ड एक्लेम्ड हुआ है ये सॉन्ग। ठीक है, तो उसी के ऊपर राइटर ने ये पैसेज बताया है। तो पैसेज आप पढ़ सकते हैं, PDF आपको अवेलेबल है टेलीग्राम पे, ऑडियो भी इसका शीतल मैम ने एक्सप्लेन कर दिया है। तो अपने स्टार्ट करते हैं इसके बेस पे क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सिग्निफिकेंट अबाउट द विन ऑफ RRR एट ऑस्कर्स। बोल रहे RRR फिल्म का ऑस्कर में जीतना, मतलब जो सॉन्ग जीता है उसका ऑस्कर्स में विन उसको मिलना, ये किस चीज़ की तरफ इशारा करता है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, महत्व क्या है। देखो, सबसे बड़ा महत्व ये है कि कोई दूसरी लैंग्वेज की फिल्म, जो कि मतलब अब तमिल लैंग्वेज है, इंडिया में ही देखते हैं ज़्यादातर लोग, साउथ इंडियंस है, पंजाबी मूवीज़ हैं इंडिया में ही देखते हैं, मतलब जो पंजाबी बाहर सेटल्ड होंगे वही देख रहे होंगे। ठीक है, एक तो ये किसी पर्टिकुलर देश की, उसमें भी एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करती हुई फिल्म है, मतलब एक स्पेशल लैंग्वेज को टारगेट करती हुई फिल्म है। ठीक है, लेकिन उसको अगर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अवार्ड मिला है तो इंक्लूसिविटी के तरफ इशारा करता है कि हम हर एक को मान्यता दे रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं ऑप्शंस क्या कहते हैं। इट इज़ द फर्स्ट एवर इंडियन प्रोडक्शन टू विन द ऑस्कर फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉट। तो ये डॉक्यूमेंट्री शॉट के लिए तो जीती नहीं है, ये तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए जीती है। ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट इंडियन फीचर प्रोडक्शन टू विन एन ऑस्कर फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, बिल्कुल सही। इट इज़ द फर्स्ट इंडियन डॉक्यूमेंट्री आ गया, गलत है। ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू विन मल्टीपल ऑस्कर्स भी नहीं मिले हैं, एक मिला है सॉन्ग के लिए। ठीक है, सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। Which Indian film has been referred to as unapologetic about its spectacle, action pieces and dance numbers in the given passage। अब यहाँ पे unapologetic क्यों बोला जा रहा है, देखो ये पूछ रहे हैं सबसे पहले कि कौन सी इंडियन फिल्म है जो कि बहुत ही ज़्यादा unapologetic रही, कि उसके जो भी एक्शन सीन्स और डांस सीक्वेंसेस हैं उनके लिए। तो अब अनअपोलोजेटिक का मतलब है कि इसका जो है, इस मूवी का जो प्राय जो है ना, वो है, मतलब क्या है कि आप
जैसे आप कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक है, आप कुछ कर रहे हैं काम, ठीक है, आपको दुनिया बोल रही है कि नहीं गलत है, लेकिन आपको अपने अंदर विश्वास है कि नहीं मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं सही हूँ। आपको पता है साउथ इंडियन मूवीज़ को ज़्यादा डिशुम डिशुम के लिए जाना जाता है, बहुत ज़्यादा एक्शन सीक्वेंसेस के लिए। उनके एक्शंस भी ऐसे होते हैं जो जिनमें ग्रेविटी वैविटी सब गई है ना, कुछ उसका लिंकेज नहीं है। बट इस चीज़ को भी वहाँ पे सराहा गया, अप्रिशिएट किया गया, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं था। जो भी एक्शन सीन्स थे वो भी बहुत ज़्यादा पसंद किए गए। तो अनअपोलोजेटिक मतलब उनको ये नहीं करने की जरूरत है कि हमने ज़रूरत से ज़्यादा दिखा दिया यार, इतना होता नहीं है, ऐसा कुछ उनको फील करने की ज़रूरत नहीं थी। तो कौन सी फिल्म थी जिसको बहुत अप्रिसिएशन मिला उनके एक्शन पीसेस के लिए, डांस नंबर्स के लिए? तो इट इज़ ऑब्वियसली RRR। उसी के बारे में चर्चा हो रही है, RRR। What is the reason for the debate on Oscar awards? बोल रहे ऑस्कर अवार्ड में किस बात के ऊपर डिबेट हुआ, रीज़न क्या रीज़न था जिसके ऊपर चर्चा हुई, डिबेट हुआ? तो क्या था कि बहुत ज़्यादा डाइवर्स नॉमिनेशंस नहीं थे, मतलब वही घिसे पिटे कुछ देखने को आ रहे थे कि हाँ वही एक्टर्स हैं, या फिर एक्टर्स अगर चेंज भी होगी तो स्टोरी लाइन वही पकड़ी हुई है कि इन्हीं स्टोरीज को दिए जा रहे हैं, सदियों से उन्हीं को दिए जा रहे हैं। कुछ नया अगर किसी ने किया है तो उसको इंक्लूड इतना ज़्यादा नहीं किया गया, ठीक है। द लैक ऑफ डाइवर्सिटी इन द नॉमिनीज, यानी कि जो नॉमिनेशंस थे उनमें डाइवर्सिटी नहीं थी। लो क्वालिटी ऑफ नॉमिनेटेड मूवीज, बोले जो नॉमिनेटेड मूवीज थी वो लो क्वालिटी की थी। तो ऐसा नहीं है, मूवीज की क्वालिटीज में हम किसी पे भी डाउट नहीं कर सकते, क्वालिटी सभी की अच्छी थी लेकिन डाइवर्सिटी नहीं थी। इनएबिलिटी टू सिक्योर नॉमिनेशंस फॉर पोटेंशियल नेम, बोल रहे हैं जो प्रभावी नेम थे यानी कि जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया उनको नॉमिनेशंस नहीं मिले हैं कईयों को। तो हो सकता है नहीं मिले हों, बट देखो इतनी ज़्यादा वैरायटी है, कितने सारी कंट्रीज़ हैं, अगर हर एक कंट्रीज़ की मूवीज़ हम देखें तो बहुत सारे नॉमिनेशंस डिजर्विंग कैंडिडेट्स होंगे, लेकिन हम हर एक को नॉमिनेशन नहीं दे सकते, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कर सकते चल यार इसको इसमें नहीं मिला तो इसमें इस कैटेगरी में दे सकते, वो भी नहीं कर सकते, है ना। तो बेस्ट ऑफ बेस्ट निकालने की कोशिश करते हैं, और ह्यूमन है, एरर हो सकता है, जो पैनल है वहाँ पे उनसे गलती हो सकती है, ठीक है। हो सकता है कि कोई बहुत अच्छा किसी ने काम किया वो रह गया हो, नहीं किया हो। जैकी चैन को कितने सालों बाद उनको ऑस्कर मिला था, है ना। तो ये चीज़ बहुत कॉमन है। इन एलिजिबिलिटी ऑफ सर्टेन एक्टर्स फॉर अवार्ड्स, बोल रहे कुछ एक्टर्स जो थे वो इनएलिजिबल थे अवार्ड्स के लिए। अब ये भी हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, हमें और आपको लग सकता है कि नहीं है वो केपेबल या नहीं है वो जस्टिफाइबल नहीं है इस अवार्ड के लिए, बट जो पैनल है उनका क्या विचार है उसके ऊपर हम नहीं कर सकते चर्चा, है ना। हम नहीं कह सकते, क्योंकि मैं अपना ओपिनियन बता सकती हूँ, आप अपना ओपिनियन बता सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो पैनल है उसका क्या ओपिनियन रहा होगा वो हम नहीं कह सकते। तो सबसे बड़ा चीज़ जो सामने आई वो लैक ऑफ डाइवर्सिटी आई, ठीक है। Who became the first Asian woman to win the Best Actress category and in which movie? किनको मिला है बेस्ट एशियन वुमेन का जो अवार्ड मिला है? एक मूवी है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वन, ठीक है। तो इस मूवी की एक्ट्रेस है मिशेल यो, उनको मिला है, ठीक है। ऑप्शन में है सैंड्रा ओ इन किलिंग ईव, ये मूवी का नाम है साथ में, और ये एक्ट्रेस का नाम है। लुपिटा न्योंगो इन ब्लैक पैंथर वकांडा फॉर एवर, मिशेल यहो इन एंड एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ठीक है। तो इन्हें ही मिला है। एमा स्टोन को लाला लैंड के लिए 2-3 साल पहले मिला था। व्हाट इज द टोन ऑफ पैसेज? पैसेज की टोन क्या है? पैसेज में उन्होंने यही बोला है कि इससे साबित होता है, इससे दिखने में लग रहा है कि आगे आने वाले जनरेशन्स में, आगे आने वाले जो अवार्ड्स होंगे उनमें और ज़्यादा इंक्लूसिविटी होएगी, और उनने खुशी जाहिर करी है, ठीक है, सेलिब्रेशंस जाहिर किए हैं। तो नेचुरल सी बात है, होपफुल एंड सेलिब्रेटरी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज? क्या थीम है पैसेज की? पैसेज की मुख्य थीम यही है कि ऑस्कर्स में इंक्लूसिविटी आई है, यानी कि आप हर एक देश के, हर एक कल्चर के जो मूवीज़ हैं, जो वहाँ का डिपिक्शन है, आर्ट फॉर्म है, उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, मान्यता दे रहे हैं और अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन, द इम्पैक्ट ऑफ इंडियन सिनेमा इन ऑस्कर्स। तो बोल रहे हैं कि इंडियन सिनेमा का ऑस्कर्स में बड़ा इम्पैक्ट रहा है, ऐसा नहीं है, पर आने वाले टाइम में हो सकता है। इंडियन सिनेमा पहले से ही काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा है वहाँ पे ऑस्कर में, ठीक है।
द लैक ऑफ डाइवर्सिटी एट ऑस्कर्स, बोल रहे ऑस्कर्स में डाइवर्सिटी की कमी रही नहीं, विविधता काफ़ी रही, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट कैटेगरीज हमने देखी, बहुत ज़्यादा वाइड रेंज की, इनफैक्ट कई ऐसी कंट्रीज भी थी जिनको आज से पहले कभी देखा भी नहीं गया होगा ऑस्कर्स में, वो भी थे, ठीक है। द राइज ऑफ मल्टी कल्चरल सिनेमा एट ऑस्कर्स, बोल रहे मल्टी कल्चरल सिनेमा का उत्थान हुआ है ऑस्कर्स में, ठीक है, वो अब चढ़ रहा है, उनका सूरज उग रहा है, ठीक है, दैट इज द ट्रू सेंस, ठीक है, ये थीम है मुख्य। अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू फॉर्म अ कोहेरेंट पैराग्राफ, ठीक है, पैराजंबल का क्वेश्चन है, देखते हैं। द रेजोल्यूशन और अ कॉल फॉर अ जस्ट एंड लास्टिंग पीस दैट वॉज इवेंचुअली स्पॉन्सर्ड। अब देखो ये द रेजोल्यूशन बोल रहा है, यानी कि इस रेजोल्यूशन की चर्चा पहले भी कहीं हो चुकी है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं है, यही से फर्स्ट वर्ड से हमें पता चल गया, द रेजोल्यूशन मतलब इसकी पहले चर्चा हो चुकी है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि जो प्रस्ताव आया या जो उन्होंने प्रस्ताव रखा जिसमें कि एक जस्ट, इमीडिएट और लास्टिंग मतलब लंबे समय तक चलने वाला पीस, शांति का प्रस्ताव जो रखा, दैट वाज इवेंचुअली स्पॉन्सर्ड बाय मोर देन 70 कंट्रीज, डिमांडेड एन इमीडिएट सीसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज, बोल रहे जिसको कि 70 से ज़्यादा देशों ने स्पॉन्सर करा, मतलब उसको एग्री करा कि हाँ ठीक है हम मानते हैं इस बात को, ये होना चाहिए। 70 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने इसको किया, और उनकी मुख्य डिमांड क्या थी कि जो भी हॉस्टिलिटीज़ मतलब जो भी उनके अगेंस्ट जो इतना हीनियस चीज़ें हो रही हैं उनको सीज किया जाए इमीडिएटली, यानी कि उनको एकदम से रोक दिया जाए, एंड अपील्ड फॉर अकाउंटेबिलिटी एट इंटरनेशनल कोर्ट्स फॉर राइट्स वायलेशन एंड वॉर क्राइम्स। और ये भी उन्होंने अपील करी, गुहार लगाई कि अगर कोई भी दो देशों के बीच में लड़ाई होती है तो उसमें जो भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होएगा तो उनके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट्स में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अब इंटरनेशनल कोर्ट्स क्या होते हैं, जैसे दो देशों के बीच की, अगर दो से दो ज़्यादा देशों के बीच की बात होगी अगर कोई ना, तो उसको इंटरनेशनल कोर्ट में ना रिजॉल्व किया जाता है, जैसे अपने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होते हैं, वैसा ही वो भी एक पैनल बने होते हैं उसमें भी, और वो लोग दोनों पक्षों की बात सुन के फैसला करने की कोशिश करते हैं। जैसे अपने जो विक्रम भनोत थे, उनके जो बॉडी जिसे इम्बर्स करके भेजी गई थी उसके ऊपर भी उनके फादर इंटरनेशनल कोर्ट में काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि उनको जस्टिस मिल पाए, और जो कल्प्रिट पाकिस्तानी ऑफिशियल्स थे उनको सज़ा हो पाए, ठीक है। तो मनोज भनोत, सॉरी विक्रम भनोत नहीं, मनोज भनोत थे, ठीक है। तो वहाँ पे इस तरीके के मसलों को हम टैकल कर सकते हैं कि अब इंडिया पाकिस्तान की वार्तालाप इतने सालों से ठप पड़ी हुई है, तो अगर चाहें तो हम वहाँ पे जाके इसके ऊपर बात कर सकते हैं, बट उसके भी बहुत लंबे प्रोसीजर है। एज अ रिजल्ट, ऑल्दो देयर इज़ अ मिलिट्री स्टेलमेंट इन यूक्रेन, बोल रहे इसके कारण अभी मिलिट्री स्टेलमेंट है, यानी कि थोड़ा सा गतिरोध है यूक्रेन में, मतलब अवरोध आ गया है। कैजुअलिटीज कंटिन्यू टू राइज, लेकिन कैजुअलिटीज बढ़ रही हैं, एंड वेस्टर्न सैंक्शंस हैव नॉट फाउंड फेवर विद मच ऑफ द वर्ल्ड। और जो वेस्टर्न सैंक्शंस उसमें लगाए गए थे, लगाए जाने की कोशिश की जा रही थी रशिया के ऊपर, उसको बहुत सारे देशों ने ना उनका समर्थन नहीं करा है, ठीक है। जैसे इंडिया ने भी समर्थन नहीं करा है सैंक्शंस लगाने पे, चाइना ने भी नहीं करा है, तो बहुत सारे देशों ने उसका समर्थन नहीं करा है। यूक्रेन एंड नाटो कंट्रीज कॉल्ड द वोट अ मेजर विक्ट्री, लेकिन जो ये वोटिंग हुई अब, जिसमें हमने अभी पूरे लाइन बोला कि 70 से ज़्यादा कंट्रीज ने इसको एग्री किया है, तो यूक्रेन और जो नाटो कंट्रीज हैं उनके लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि उनके वेस्टर्न सैंक्शंस को भी कई देशों ने फेवर नहीं करा था। तो देखो फिर भी इस प्रस्ताव के ऊपर काफ़ी सारे देशों ने मंजूरी करी है। मच लाइक दे हैड अ सिमिलर वोट ऑन March 2, 2022, और ये उसी प्रकार की जीत है जैसा कि उन्हें सिमिलर वोटिंग जब 2 मार्च 2022 में करवाई थी, उसमें उनको जिस तरह का प्रोत्साहन मिला था, जिस तरह का एग्रीमेंट मिला था, वैसा ही इस बारी देखने को मिला है। लेकिन देखो अब ये स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है एज अ रिजल्ट से, यानी कि किसी बात का मतलब कोई सिचुएशन हुई है उसका कॉन्सिक्वेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। 2 अमेंडमेंट्स सजेस्टेड, अब 2 से स्टार्ट हो रही है, 2 अमेंडमेंट सजेस्टेड दैट, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं हो सकता कि 2 अमेंडमेंट्स पहले कहीं
डिस्कस हुई हैं उनके बारे में बात हो रही है। 2 amendments suggested by Russia's ally Belarus to replace the term invasion with what Russia calls special military operations। बोल रहे हैं 2 सुझाव दिए गए, किसके द्वारा? बेलारूस के द्वारा। बेलारूस क्या है? रशिया का समर्थक है, ठीक है, उसका दोस्त है, ठीक है। उन्होंने 2 सुझाव दिए। पहला सुझाव ये था कि जो आपने इस प्रस्ताव में इन्वेजन वर्ड डाला है कि रशिया यूक्रेन का इन्वेजन कर रहा है, यानी कि अतिक्रमण कर रहा है, रशिया यूक्रेन के ऊपर अपना दबदबा, मतलब उसको अपने कब्जे में ले रहा है, तो वो तो रशिया नहीं करना चाह रहा था। ये तो बस एक वाद विवाद के बीच में लड़ाई होगी। अब जैसे भाई बहन है, वो आपस में स्टार्ट करते हैं, तू मैं से स्टार्ट होती है, और फिर एक ने हाथ लब्बर भी लगा दिया, वो लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। वैसा ही ये चीज़ हुई है यहाँ पे। पर ये है कि हाँ, इनमें भाई बहन जैसा प्यार भी नहीं था कि वो बाद में मान जाएंगे या बड़े गले मिल के रहेंगे, रात को एक ही प्लेट में खाना खाएंगे, वैसा तो नहीं है। बट जो इन्वेजन वर्ड है वो हटा के जिस तरीके से रशिया इसको स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दे रहा है, तो इन्वेजन हटा के हम इसको स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहें। ये पहला प्रस्ताव रखा बेलारूस ने। दूसरा था एंड कॉल फॉर डायलॉग इमीडिएटली वर रिजेक्टेड, और उनका दूसरा था कि हम वार्तालाप करते हैं, ठीक है, यानी कि आप ये प्रस्ताव लाने से पहले बातचीत तो करिए। लेकिन ये दोनों प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिए गए। किन्ने रिजेक्ट करे? जिनने प्रस्ताव लाने की कोशिश की होगी, काफी सारे कंट्रीज होंगी। Nearly 1 year to the date of Russian President Vladimir Putin's launch of attacks on Ukraine, बोले लगभग 1 साल हो चुका है आज की डेट तक। किस बात के लिए? जब व्लादिमीर पुतिन, वो जो कोई कौन है, रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने यूक्रेन के ऊपर अटैक स्टार्ट किए थे, लॉन्च करे थे। कब किए थे? 24 फरवरी 2022, ठीक है। द UN जनरल असेंबलीज वोट ऑन द लेटेस्ट रेजोल्यूशन, जो UN जनरल असेंबली में जो वोटिंग हुई किसके ऊपर? जो लेटेस्ट रेजोल्यूशन पारित करने की कोशिश की गई टू क्रिटिसाइज रशिया, रिजल्टेड इन 141 वोट्स इन फेवर। जो रशिया को क्रिटिसाइज करने के लिए उनने ये रेजोल्यूशन लाया था, इसको क्या मिला है? इसको भारी मात्रा में 141 वोट्स इनके फेवर में पड़े हैं। 7 वोट्स जो हैं वो अगेंस्ट में पड़े हैं, जिसमें रशिया भी शामिल है, यानी कि 6 वोट्स अगेंस्ट में प्लस रशिया का 1 वोट, एंड 32 एब्सेंशंस। इट इंक्लूड्स इंडिया एंड चाइना, और 32 हैं जिन्होंने इसका मतलब इस बिल का विरोध करा है कि हम इसके ना अग्री में है, ना फेवर में है, ना अगेंस्ट में है, ठीक है, ये बिल ही गलत है। 32 वोट पड़े हैं, और इन 32 में इंडिया और चाइना भी इसके डिसएग्रीमेंट में शामिल है कि ये बिल ही गलत है, ठीक है। अब देखो, ये शुरुआत कर रहा है, एक बेसलाइन बना रहा है नियरली 1 ईयर टू डेट की। आज की डेट में हम देखें तो लगभग 1 साल हो चुका है वॉर को, जब रशिया ने, तो इसने भूमिका बांध दी एक, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, डी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। सिग्निफिकेंटली द स्पॉन्सर्स लेड बाय US, इट्स एलीज एंड यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, बोल रहे हैं, और बड़े प्रभावी तौर पे जो इसके स्पॉन्सर्स थे, यानी कि जो बिल लाने वाले जो लोग थे, कौन कौन थे, जिसमें सबसे आगे कौन था? US था, उसके समर्थक थे, यूरोपियन कंट्रीज थी, यूरोपियन यूनियन वाली कंट्रीज थी। डिड नॉट कॉल फॉर पीस टॉक, उन्होंने पीस टॉक यानी कि शांति वार्ता की कोई भी बात नहीं करी, ठीक है। समथिंग यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की डज नॉट फेवर एट प्रेजेंट, और जिसका अभी जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है, कौन है? वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की, वो इसका भी समर्थन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, पीस टॉक्स होंगी गिवन द स्टेटस क्यू एडवांटेज दैट लाइज रशियन फोर्सेस, बोल रहे हैं, और जबकि ये देखा जा रहा है कि अभी जो एडवांटेज है वो किसके पास है? रशियन फोर्सेस के पास है, जिन्होंने हैविंग लेड क्लेम टू अबाउट 1/5 ऑफ यूक्रेनियन टेरिटरी, जिन्होंने यूक्रेन के 5वें हिस्से तक, मतलब 1/5, अगर यूक्रेन को 5 हिस्सों में बांट दिया जाए, कैसे बांटा जाएगा? 1 2 3 4, जो भी किसी भी तरीके से आप 5 हिस्सों में बांट रहे हैं उसको, ठीक है, तो उसके 5 हिस्सों में उसने कब्जा कर लिया है, सिर्फ 1 हिस्सा बच रहा है, ठीक है।
मतलब 5 हिस्सों में बांटा गया, तो एक हिस्सा उसने कवर कर लिया और 5 बच रहे हैं यार, तो इतना भारी उसने अभी तक क्लेम कर लिया है, जबकि यूक्रेन उनका कुछ क्लेम नहीं कर पाया है। ठीक है, वो बस अपने आप को डिफेंड करने में लगा हुआ है, अटैक नहीं कर रहा है वो। तो बोल रहे हैं कि इस टाइम पे अगर ये शांति वार्तालाप नहीं होती है तो ये नुकसान किसका होगा, यूक्रेन का होगा। क्योंकि अगर रशिया और आगे बढ़ गया तो फिर देखो, सीधी सी बात है, जिसने जितना हथिया लिया, उसके बाद शांति वार्ता करेंगे तो वो तो छोड़ने वाला है नहीं। ठीक है, हम लोग भी तो करते हैं आजकल, अपने घरों में भी होता ही है कि भाई भाई बहन की स्टोरी ले लेते हैं। छीना झपटी, मम्मी ने जब तक इंटरवीन नहीं करा तब तक जिसके पास में बिस्किट का पैकेट ज़्यादा आ गया है, जिसके पास में ज़्यादा चिप्स आ गए, वो उसके ही है। मम्मी बाद में जितना मर्जी इंटरवीन करे, जिसके पास में ज़्यादा, वो देने वाला तो है नहीं। ठीक है, तो ये वैसी ही सिचुएशन है कि अगर अभी शांति वार्ता नहीं की गई तो यूक्रेन को नुकसान है। यूक्रेन अभी इसका समर्थन नहीं कर सकता कि आप शांति वार्ता मत करो। ठीक है, क्योंकि यूक्रेन में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है जान माल का। तो अब चलते हैं, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें मिल गया डी। अब जो ए है, इसमें जो रेजोल्यूशन हमने डी में लाने की बात करी थी, उसी के बारे में बताया गया है आगे कि इस रेजोल्यूशन में क्या क्या डिमांड्स करी गई हैं और कितने देशों ने इसका समर्थन करा है। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड स्टेटमेंट डी के बाद। इसके अलावा इसके बाद में आता है स्टेटमेंट इसके बाद हम स्टेटमेंट ई वाले को रख सकते हैं, सिग्निफिकेंटली द स्पॉन्सर्स लेड बाय यूएस की शांति वार्ता नहीं की गई। ठीक है, जिसका यूक्रेन को खामियाजा, क्योंकि रशिया ने इतना पोर्शन उनका ऑक्यूपाई कर लिया है ऑलरेडी। ठीक है, और इसको किस किस ने लीड करा था, जो ये बिल आया इसको किसने लीड करा था, तो ई इज थर्ड। इसके बाद में जो आपका स्टेटमेंट है, जो बी स्टेटमेंट है, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑल्दो जो है रशिया नहीं, इसके बाद में सी आएगा कि 2 सुझाव दिए गए रशिया के एलाइज जो है बेलारूस उसके द्वारा। ठीक है, सी स्टेटमेंट थर्ड आएगा और फिर बी स्टेटमेंट आएगा फिफ्थ, सॉरी 1 बी स्टेटमेंट जो सी स्टेटमेंट जो है फोर्थ आएगा और सी स्टेटमेंट फिफ्थ आएगा। ठीक है, तो यानी कि आपके ऑप्शंस हो रहे हैं डी, ए, ई, सी, बी, डी ए ई सी बी। ठीक है, अब देखते हैं कहाँ पे ऑप्शन डी ए ई सी बी, यानी कि सी इज करेक्ट। ओके, अब क्लॉज टेस्ट है अपना। मेनी बैरियर्स ऑन रोड टू जेंडर इक्वालिटी हैव बीन रिमूव्ड। पूरे बहुत, जेंडर इक्वालिटी मतलब मर्द और औरत बराबर हैं, या फिर और भी अगर कोई जेंडर थर्ड जेंडर है वो भी बराबर अधिकारी हैं इस समाज में रहने के, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। ठीक है, तो जो ये जेंडर इक्वालिटी का जो रोड है, इसमें बहुत ज़्यादा अवरोध थे, बहुत ज़्यादा मुश्किलें थी, हैव बीन रिमूव्ड, जो काफ़ी ज़्यादा हद तक अब बहुत सारी जो है उनमें से हटा दी गई हैं। बट मैनी, यहाँ पे हो सकता है स्टिल रिमेन। ठीक है, कि अभी भी काफ़ी हैं, या फिर अभी भी बहुत सारी हटाने के लिए, या बहुत सारे अभी भी रास्ते के रोड़े जो हैं वो अभी भी हैं। ठीक है, विमेन हैव फॉट हार्ड टू गेट टू प्रेजेंट व्हेन। औरतों ने, महिलाओं ने बहुत संघर्ष किया है आज की स्थिति में पहुंचने के लिए, जब थैंक्स टू हायर एजुकेशन एंड वर्क अपॉर्चुनिटीज दे कैन ड्रीम ऑफ बैलेंसिंग वर्क एंड होम। और इसका सबसे ज़्यादा श्रेय किसको जाता है, हायर एजुकेशन को, और जो वर्क अपॉर्चुनिटीज़ वुमेन को मिल रही हैं उनके लिए, कि आज की डेट में औरतें जो हैं घर और काम दोनों को बैलेंस करके संभाल सकती हैं। दो कपल इक्विटी इज स्टिल नॉट अ रियलिटी फॉर मैनी। लेकिन ठीक है, उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो घर और काम दोनों संभाल रहे हैं, लेकिन जो कपल इक्विटी की बात है, यानी कि देखो औरतें हैं घर और
ऑफिस दोनों संभाल रही हैं, 9 to 6 की जॉब वो भी करती हैं, घर पे सुबह ब्रेकफास्ट बनाना, बच्चों को भेजना, बच्चों के लिए लंच पैक करना, अपने लिए लंच पैक करना, हस्बैंड के लिए, इन लॉज अगर साथ में है तो उनके लिए सब कुछ कर कर आना, ठीक है। उसके बाद घर वापस जाके सारा काम करना, खाना बनाना, क्लीनिंग, चाय वगैरह। एक हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अगर शाम को 6 बजे एक साथ घर में एंटर हो रहे हैं, बट हस्बैंड क्या करेंगे, मज़े से काउच पे बैठेंगे, टीवी ऑन करेंगे, दुनिया देश दुनिया की खबरें, और वाइफ क्या करेंगी, घर के अंदर किचन में जाएंगी, हस्बैंड को पानी सर्व करेंगी, खुद के लिए पानी लेंगी। तो जो कपल इक्विटी की बात होती है कि औरत और मर्द एक जोड़े के तौर पे बराबर है। हम कहते हैं ना कि ट्रेन के 2 पहिए हैं, अगर एक भी ऊपर नीचे हुआ तो गया, डिसबैलेंस हो जाएगा, बट इतनी इक्वालिटी नहीं है, और कई लोगों के लिए बहुत ही हार्श रियलिटी है, ये अभी रियलिटी बनी नहीं है। कुछ लड़के हैं जो करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं, ठीक है। द बैटल, या फिर ये बात की जाए कि अगर आप रेस्टोरेंट में गए हैं तो सिर्फ मर्द क्यों पे करे, औरत भी पे कर सकती है। अगर हम इक्विटी की बात करें, इक्वालिटी की बात करें, तो औरत भी पे कर सकती है। तो दोनों तरफ से अभी पूरी जो कपल, एक कपल के तौर पे, एक औरत और मर्द के साथ सहयोग के तौर पे अगर हम इक्वालिटी की बात करें, वो अभी स्थिति आई नहीं है। द बैटल फॉर राइट्स related to reproductive health has been a hard fought one बोलते हैं। और ऐसा ही एक बैटल कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि महिलाओं के जो आगे जनरेशन्स को आगे बढ़ाने की जो हेल्थ की होती है, जैसे पहले के ज़माने में 5-7 किड्स होते थे, बच्चे होते थे, कि औरत के 11-11 बच्चे भी होते थे। मेरे दादाजी लोग आपस में 5 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स हैं, 7 चिल्ड्रन। तो क्या होता था उसमें, औरत की सेहत ही ख़राब हो रही है अगर आप इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंट बेबी बर्थ में, लेबर में है, तो औरत की हेल्थ ख़राब हो रही है। तो इसके लिए भी और महिलाओं ने बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ी है कि हम अब 2 बच्चे चाहते हैं या 1 बच्चा चाहते हैं, इससे ज़्यादा नहीं चाहते हैं। हमारी सेहत की ख़राब होती है, बच्चों को देखना होता है, बच्चों के लिए फिर उस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बन पाती है ना, पढ़ाइयाँ भी उस तरीके से नहीं करवा पाते। तो इसके लिए भी महिलाओं ने बहुत संघर्ष किया है। बट women have been successful at dash governments to initiate, बोले लेकिन महिलाएं इसमें सक्सेसफुल हुई कि उन्होंने गवर्नमेंट्स को प्रेरित करा, या फिर गवर्नमेंट्स को मोटिवेट करा, या फिर गवर्नमेंट्स को मजबूर कर दिया टू इनिशिएट पॉलिसी चेंजेस टू इम्प्रूव देयर हेल्थ एंड वेलबींग, कि उन गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया है, गवर्नमेंट को प्रोत्साहित करा कि उनको अपनी पॉलिसी में चेंजेस लाने पड़े, जिसके तहत उनकी हेल्थ और वेलबींग के बारे में सोचा गया। ठीक है, 2 बच्चों का कानून है अब हिंदुस्तान में, ठीक है, पहले नहीं था तो कितने कितने बच्चे हो रहे थे, अब 2 बच्चों का कानून है, तो महिलाओं की हेल्थ उससे सही हुई है ना। इन इंडिया द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट दैट वाज डैश बाय पार्लियामेंट इन 1961, बोल रहे हिंदुस्तान में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है इंडियन पार्लियामेंट में पास हुआ था। कब हुआ था? 1961 में। हैज़ बीन अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जिसको समय अंतराल पे, कुछ समय के अंतराल पे चेंज किया जाता है। क्यों चेंज किया जाता है? देखो 1961 में कोई एक्ट बना है, अभी चल रहा है 2023, तो आज की वुमेन की जो लाइफस्टाइल है, जो उनकी सोचने समझने की शक्ति है, जो उनके काम करने के तरीके हैं, वो कितने चेंज हुए। 1961 में औरतें घर में रहती थी, अब बाहर भी जा रही हैं, तो चेंज करना ही पड़ेगा। ऊपर से आज की टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जैसे जैसे सदी बदलती जाती है, हमें कुछ ना कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। वुमेन टू गिव वुमेन बेटर बेनिफिट्स, और किस लिए किया जाता है? ताकि वुमेन को ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सके। फॉर इंस्टेंस जैसे कि अभी देख सकते हैं, पेड मैटरनिटी लीव हैज़ बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम द अर्लियर 12 वीक्स टू 26 वीक्स। जो कि पेड मैटरनिटी लीव है वो पहले सिर्फ 12 हफ्तों की होती थी। 12 हफ्ते बच्चा छोटा सा ही है, उसको तो मदर ब्रेस्ट फीड भी करा रही है, मम्मा को रेस्ट चाहिए, मदर को रेस्ट चाहिए, ठीक है, तो उसको बढ़ा के उन्हें 26 वीक्स तक का कर दिया है। ठीक है, तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हम टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस लाते हैं। It is in this context that Supreme Court of India's directive to a petitioner to dash the Union Minister of Women, तो इसी कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक पटिशनर की याचिका के ऊपर जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उनको डायरेक्टिव दिया है टू फ्रेम अ पॉलिसी ऑन मेंस्ट्रुअल पेन लीव हैज़ टू बी सीन।
और इसके किसके ऊपर दिया है कि उन्होंने इसके ऊपर डायरेक्टिव दिया है कि कोई पॉलिसी क्या बन सकती है या बनाई जानी चाहिए कि औरतों को मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान में छुट्टियां दी जाएं, ठीक है। इसके ऊपर कोई पॉलिसी बनाई जानी चाहिए, इसके ऊपर अभी हम आगे देख सकते हैं, मतलब ये भी गहन चिंता का विषय है, चर्चा का विषय है। पॉइंटिंग आउट दैट देयर आर डिफरेंट डायमेंशंस टू इट, और उन्हें इस तरफ भी इशारा किया है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिफरेंट डायमेंशंस हैं। A 3-judge bench led by Chief Justice of India D.Y. चंद्रचूड़, जो 3 जजेस की बेंच थी जिसके लीड कौन थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है वो, चंद्रचूड़, D.Y. चंद्रचूड़, said the biological process must not become a disincentive for employers offering job to women। बोल रहे हैं कि जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो किसी भी एम्प्लॉयर के लिए औरतों के प्रति जो उनको जॉब देने के प्रति है वो डिसइंसेंटिव ना बन जाए। देखो, अगर आपको नेचुरल प्रोसेस है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड सबको आते हैं, सभी विमेन को आते हैं, फेस करने पड़ते हैं, किन्हीं को ज़्यादा अनबेरेबल पेन होता है, किन्हीं को थोड़ा बहुत होता है, चल जाता है, वो काम कर सकते हैं, कोई किन्हीं की सहन शक्ति ज़्यादा होती है, किन्हीं की नहीं होती, टॉलरेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। पेन एंड्योरेंस किसी की पावर ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन अब अगर किसी ने मेरे को जॉब पे रखा है और मैं ये बोल के कि ओह गॉड मेरे को बायोलॉजिकल साइकिल चल रही है, थोड़ा सा मैं नहीं काम कर पाऊंगी, तो उस बंदे का तो लॉस होने ही वाला है ना, कि उनको अगर एक वैल्यूएबल एम्प्लॉय को 4 दिन के लिए 3 दिन के लिए छुट्टी देनी पड़े हफ्ते में, और उस दौरान पे हो सकता है कि वो एकदम पीक टाइम हो, तो उनको भी एक नुकसान की स्थिति में ना आना पड़े। तो वो उन्होंने सजेस्ट करा है कि जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल है, हर महीने आएंगे, हम रोक नहीं सकते इनको, ठीक है, तो वो किसी भी जॉब एम्प्लॉयर जो है उसके लिए नुकसान ना हो। A petition had sought the court's direction to states to frame rules for granting menstrual pain leave for students and working women। एक पिटीशन दायर की गई थी जिसके तहत कोर्ट ने स्टेट्स को डायरेक्शन दिया है कि ऐसे रूल्स बनाए जाएं कि विमेन जो है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल में हो तो उनको मेंस्ट्रुअल पेन लीव, चाहे वो स्टूडेंट है चाहे वो वर्किंग वुमेन है, मिले। बट देयर आर एप्रीहेंशंस दैट दीज कुड एक्सट्रेंच एग्जिस्टिंग डैश एंड ऑल्सो रिजल्ट इन फर्दर डिस्क्रिमिनेशन। पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर ये चीज़ पारित हो जाती है तो जो अभी एग्जिस्टिंग हो सकते हैं, एग्जिस्टिंग क्या बोलते हैं, बुराइयां हो, एग्जिस्टिंग जो है डिस्क्रिमिनेशन हो, वो और बढ़ जाए और ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होने लगे। क्योंकि देखो, अगर औरत को हर महीने में 2 छुट्टियां मिल रही है, यार बंदे भी बीमार हो जाते हैं, उनके भी बैक में कमर में कुछ भी दर्द हो सकती है, वो कोई लोहे के बने हुए तो नहीं है ना। तो अगर उनको छुट्टी नहीं मिल रही तो वो तो यही सोचेंगे औरतें हैं, देखो एक तो इनको जब बोला घर पे बैठो तो घर पे भी नहीं बैठी, अब काम करना है उसमें भी इनके 10 नखरे हैं कि अब छुट्टी चाहिए, अब इस चीज़ की छुट्टी चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ एक डिस्क्रिमिनेशन फैक्टर ना ले आए और ज़्यादा। सबसे पहला, मैनी बैरियर्स ऑन द रोड टू जेंडर इक्वलिटी हैव बीन रिमूव। बहुत सारे रास्ते के रोड़े तो हटा दिए, बट अभी भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है रूम, यानी कि अभी भी जगह है, देयर मैनी रूम रिमेन, मतलब मैनी रूम नहीं आएगा, तो रूम मतलब अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है ठीक करने का, अभी भी काफ़ी ज़्यादा बीच में स्पेस, ब्लैंक स्पेस है। इंटरवेंशन, इंटरवेंशन मतलब बीच में हस्तक्षेप करना, इन्वॉल्व करना, ठीक है, तो इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है वो यहाँ पे, वो भी नहीं करना। रोड ब्लॉक्स, बट मेनी रोड ब्लॉक्स रिमेन, लेकिन अभी भी काफ़ी रास्ते में रोड ब्लॉक्स हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, विच मीन्स ओनली 3। ऑगरी, ऑगरी का मतलब होता है इशारा करना, इंडिकेट करना, ठीक है। तो ऑगरी भी नहीं है, रूम भी नहीं है, इंटरवेंशन भी नहीं है, सिर्फ रोड ब्लॉक्स है, ओनली 3 इज करेक्ट। द बैटल फॉर राइट्स रिलेटेड टू reproductive health has been a hard fought one, but women have been successful at persuading government, कि उन्होंने गवर्नमेंट को मना लिया कि आप इसके बारे में पॉलिसीज बनाइए, ठीक है। तो परसुएड किया उनने गवर्नमेंट को। रीएश्योर, यानी कि उनने दोबारा उनको निश्चिंत कर दिया, जैसे कि ऑलरेडी
विमेन के अधिकारों के ऊपर ऑलरेडी काफ़ी सारे कानून बने हुए हैं, जैसे कि ये भी कि उनकी 26 वीक्स की मैटरनिटी लीव है, तो इससे हमने उनको पहले ही साबित कर दिया कि आपको समाज में बराबरी का अधिकार है। लेकिन अगर उनको ये पेन लीव मिल जाती है तो उनको और रीएश्योर कर दिया जाएगा कि देखो हम आपके प्रोत्साहन के लिए, आपको प्रोत्साहित करने के लिए, काम करने के लिए हम आपको प्रेरित करते हैं और हम आपके साथ हैं, उनको रीएश्योर कर दिया जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे रीएश्योर नहीं कर जा रहा। परसुएड, कि वो सक्सेसफुल रही गवर्नमेंट को परसुएड करने में, मनाने में कि हमारे लिए पॉलिसीज लेकर आई जाए। ठीक है, परसुएड करना यानी कि मनाना। एस्टिमेटिंग, एस्टिमेटिंग मतलब अंदाज़ा लगाना, अनुमान लगाना। एड्रेसिंग, एड्रेसिंग मतलब कि आपकी जो है प्रॉब्लम है उनको एड्रेस किया जाए, उनको देखा जाए, उनको उनके बारे में कार्य किया जाए। ठीक है, एड्रेस करना, यानी कि यहाँ पे परसुएड ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ओनली 2 बी इज करेक्ट। In India, Maternity Benefit Act was dashed by Parliament in 1961. क्या किया गया था पार्लियामेंट द्वारा? एनैक्ट किया गया था, लागू किया गया था। ठीक है, तो डेनिग्रेटेड मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, तो क्रिटिसाइज तो नहीं किया पार्लियामेंट ने, तो लागू करवाया है। ठीक है, एनैक्ट मतलब पालन करना। ओके, प्रॉम्प्टेड, प्रॉम्प्टेड मतलब बीच में किसी चीज़ को इंड्यूस करना, इंस्पायर करना, एकदम से स्टार्ट कर देना। ट्रिगर्ड, ट्रिगर्ड का मतलब भी होता है कि प्रॉम्प्ट करना, स्टार्ट करना, इनिशिएट करना। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हमने पार्लियामेंट ने एक्ट इनैक्ट करा था, यानी कि पालन किया था। कब किया था? 1961 में। तो 2 इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। In this context, that Supreme Court of India's directive to petitioner to dash यूनियन मिनिस्टर बोल रहे हैं कि उस पिटिशनर को क्या उनने अनुदेश दिया? उनने कहा कि आप अप्रोच करें, किसको अप्रोच करें? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ आप अप्रोच करें ताकि वो एक पॉलिसी बना सकें इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे अप्रोच इज द करेक्ट। इम्पोज मतलब लगाना, किसी के ऊपर फोर्स कर देना, थोप देना। परसिस्ट मतलब परसेवरेंस, यानी कि आप परसिस्टेंटली, कॉन्स्टेंटली वो चीज़ कर रहे हैं, नहीं भी मन कर रहा है फिर भी आप कर रहे हैं, वो कंसिस्टेंट होना। डिपोर्ट, डिपोर्ट मतलब किसी को एक्सपेल कर देना, किसी को निष्कासित कर देना। तो यहाँ पे निष्कासित भी नहीं किया जा रहा, इम्पोज भी नहीं किया जा रहा, परसिस्ट भी नहीं किया जा रहा, डिपोर्ट भी नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ अप्रोच किया जा रहा है। ठीक है, सो ओनली 2 बी इज करेक्ट। A petition had sought the court's direction to states to frame rules for granting menstrual pain leave for students and working women, but there are apprehensions that these could estrench existing जो अभी चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं? स्टिग्मा चल रहे हैं, बिल्कुल सही, स्टिग्मा चल रहे हैं। विंग चल रहे हैं, रिस्ट्रेन चल रहे हैं, लॉयल्टी। स्टिग्मा, स्टिग्मा क्या होता है? कुछ जो खराब बातें हैं, सोशल स्टिग्मा है, खराब चीज़ें हैं हमारी सोसाइटी में, खराब बातें हैं, जैसे चाइल्ड मैरिज थी, वो खराब थी, गलत चीज़ थी। ठीक है, तो वैसे सोशल स्टिग्मा है, जो एग्जिस्टिंग स्टिग्मा है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे और जिसकी वजह से ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होने लग जाएगा। विंग का मतलब होता है ग्रुप, ब्रांच। ठीक है, विंग ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, विंग। ठीक है, वो होता है विंग मतलब। रिस्ट्रेन मतलब किसी को रोकना। ठीक है, आपने किसी को रिस्ट्रेन कर दिया एंटर करने से, आई रिस्ट्रेन्ड हिम फ्रॉम एंटरिंग माई हाउस। या फिर आपने खुद को रिस्ट्रेन कर दिया कुछ करने से, आई वॉज क्रेविंग फॉर आइसक्रीम बट आई रिस्ट्रेन्ड माई सेल्फ। ठीक है, मेरे को आइसक्रीम की बड़ी तलब लगी हुई थी लेकिन मैंने खुद को रोका। लॉयल्टी मतलब विश्वास करना, किसी का भरोसा करना, किसी की तरफ अपना डिवोशन देना, लॉयल्टी। तो यहाँ पे ओनली 1 स्टिग्मा, A is correct. The buzz at the party was that a famous film star and politician would probably नहीं आएगा, probably आएगा, drop by for a while। ठीक है, अब probable क्यों नहीं आएगा? मतलब तो दोनों वही है, लेकिन probable क्या है? एडजेक्टिव है और यहाँ पे drop के साथ में एडवर्ब आएगा, ना कि एडजेक्टिव। ठीक है, तो probable कट के probably, यानी कि अपने डी में इनकरेक्शन है। The opposition disrupted proceedings in both houses of parliament
फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव डे। बोल रहे ऑपोजिशन ने दोनों ही पार्लियामेंट के दोनों ही हाउस में जो चर्चा चल रही थी उसको रोक दिया, ठीक है, डिसरप्ट कर दिया, मतलब उसमें बीच में प्रभाव डाला और रोक दिया। अबव द प्लाइट ऑफ फार्मर्स, अबव द प्लाइट ऑफ फार्मर्स इन द कंट्री। बोल रहे अबव द प्लाइट ऑफ, मतलब अबव नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ऑन द प्लाइट ऑफ फार्मर्स। ऑन द प्लाइट मतलब ये एक फ्रेज है, इसका मतलब क्या होता है कि ऑन द कंडीशन ऑफ फार्मर्स इन द कंट्री, की उनके लिए वो चर्चा जो रोकना था वो इतना ज़रूरी था कि फार्मर की कंडीशंस को भी उनने दरकिनार कर दिया, ठीक है, उसके ऊपर चर्चा हो रही थी और उन्होंने रोक दिया। ओके, in response to growing crisis, the agency is urgently asking for more contributions to make up for its sharp decline in purchasing power. Contributions to make up नहीं आएगा, contributions देखो to के साथ में to क्या है, अपना preposition है, ठीक है, इसके साथ में हम preposition के तौर पे making यूज करेंगे, ना कि make, फोर्थ फॉर्म आएगी verb की, ठीक है, contributions to making up for, ठीक है, तो यहाँ पे make ना आके making आएगा बिकॉज हम preposition के तौर पे इसको यूज कर रहे हैं, तो फोर्थ फॉर्म ऑफ verb आएगी, verb की फोर्थ फॉर्म आएगी। The tennis ball player easy throw, easy throw नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि टेनिस बॉल प्लेयर ने कुछ किया है, क्या किया है? इजी थ्रो किया है, इजी थ्रो नहीं किया, इजीली थ्रू किया है, इजीली फेंक दिया है। द ओपनिंग सेट बिफोर हर ओपोनेंट रिलाइड टू टेक द फाइनल 2 सेट्स फॉर बिगेस्ट विक्ट्री ऑफ हर यंग कैरियर, ठीक है, तो यहाँ पे उनने क्या किया है, उनने इजीली थ्रो किया है, ठीक है, इजीली थ्रू। आज के सेशन में इतना ही। पीडीएफ आपको इसकी मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। जो एडिटोरियल बेस्ड जो आर्टिकल है उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा प्ले स्टोर पे हमारी ऐप भी अवेलेबल है, आपको सारा कंटेंट ऐप पे भी मिल जाएगा, ठीक है, तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।